Good morning, friends. Today we are starting our new topic that is concept of testing of hypothesis. यानी कि हम जो बार बार बोलते हैं ना कि हमने हाइपोथेसिस बनाना है, हाइपोथेसिस बनाना है। अगर आपको रिसर्च में आगे जाना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हमने लिखी हुई है यहाँ पे, इसको दिखाते हैं कि स्टैटिस्टिक में हाइपोथेसिस जो है हमारा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक क्लेम एजम्पशंस अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, जैसे कि मीन हो गया या मीडियन हो गया, वेरिएंस हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम केस लें दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन इन हाइपोथेसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और क्लेम ऑफ एन और एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे मीन लिए हमने दो पॉपुलेशन के, एक लिया हमने 22 और मीन टू लिया हमने 28। ठीक है। और वेरिएंस लिया हमने, वेरिएंस यानी कि ऐसे लिया, वेरिएंस वन ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन इज 26 and variance of second population is 30। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये दोनों कंपैरिजन हो जाएगा इनका। तो ये यही बोल रहा है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो दो वेरिएंसेस एंड दो मीन्स के बीच में कंपैरिजन करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पॉपुलेशन पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी शुड बीइंग आइडेंटिफाइंग द क्लेम और स्टेटमेंट एजम्पशन और हाइपोथेसिस बी टेस्टेड इन वर्ड्स। हम पहले क्या करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है। वो एक क्वेश्चन मार्क में भी हो सकता है। कैसे, हम अगर बोलें क्या ये सच में इफेक्टिव है, इज इट इज रियली इफेक्टिव, तो हम इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जरूर ज़्यादातर हम करते नहीं है क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि मना करते हैं आजकल के रिसर्चर। अपडेट हुआ है ना हमारा कि रिसर्च के सारे एथिक्स भी अपडेट हुए हैं। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। इफेक्टिव फॉर ब्लड प्रेशर, द न्यू जो मेडिसिन है हमारी म्यू 1, जो कि हमारी न्यू मेडिसिन है। और जो हमारी म्यू 2 है वो हमने बोला कि ओल्ड मेडिसिन है। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो हमारा म्यू 1 है वो ज़्यादा बड़ा होगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि म्यू 1 ज़्यादा अपनी हाई वैल्यू रखेगा देन म्यू 2। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करना है ना हमें। तो हम तो यही बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस बस एक्सेप्ट हो जाए ताकि हमारा करेक्ट साबित हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, कि एक है सिंपल और एक है कंपोजिट। ठीक। तो इसमें पहला है हमारा कि अगर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो स्पेसिफाई होता है केवल एक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, देन इट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल हाइपोथेसिस। अगर हमारा हाइपोथेसिस स्पेसिफाई नहीं है और एक वैल्यू ऑफ रेंजेस हैं उसमें, ठीक है, पूरी अलॉटेड पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, तो हम उसको बोलेंगे भाई ये तो स्पेसिफाइज भी है और नॉट जस्ट वन वैल्यू, लेकिन वो ये तो रेंज ऑफ वैल्यूज दे रहा है। क्या कर रहा है? रेंज ऑफ बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है। कि मतलब जैसे एक हमारा दे रहा है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस कह रहा है कि इसकी इसी की वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इसकी 26 भी हो सकती है, इसकी हमारी 28 भी हो सकती है, इसकी हमारी 32 भी हो सकती है। तो ये तो रेंज ऑफ वैल्यूज दे दिया ना उसने, कि मतलब 25 से लेके 30 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, करेक्ट वैल्यू चाहिए ना हमें। तो चलो अब नेक्स्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस। बहुत बार सुनते हैं हम नल हाइपोथेसिस होता क्या है, लेकिन तो वी स्टेटेड द नल हाइपोथेसिस, हम स्टेट करते हैं इसको मीटर, ताकि सारी पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को ये कवर कर ले। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसका, ये है हमारा, हम एक बार क्या कह रहे हैं कि हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा जो कि अपोजिट ऑफ द क्लेम है या फिर स्टेटमेंट में है। ठीक है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, हमने बोला कि म्यू 1 इक्वल्स टू 60 है।
60, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारा क्या हुआ अब कि हमने एक बोला कि म्यू 60 किलोमीटर पर आवर नहीं है, और दूसरा हमने बोला म्यू ग्रेटर देन 200 किलोमीटर मतलब 200 ग्राम है। तो देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज म्यू हमारा स्मॉलर देन और इक्वल टू 200 ग्राम है। द claim and complement is formed in such a way that they cover all possibility। हमने क्या बोला था कि म्यू वन 60 के इक्वल है, एक ने बोला म्यू वन इज नॉट इक्वल टू 60, एक ने बोला म्यू वन इज मतलब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो ऐसे करके हमने क्या किया, बहुत सारे नल हाइपोथेसिस बना दिए, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा ये हम कैसे पता करते हैं, अपने टेस्ट लगा के। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट है हमारे, पता होगा आपको, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, मैन विटनी हो गया। चलो ये तो हमारे क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। लेकिन जो मैन विटनी टेस्ट है, क्रस्कल टेस्ट है, ये सारे हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। कौन से हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलो, एक जो नल हाइपोथेसिस होता है वो एक हाइपोथेसिस होता है जो कि टेस्ट किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन ऑफ द ट्रू दैट इट इज ट्रू। देखो जब हम नल हाइपोथेसिस था वो सही था, और एक है हमारा फॉल्स है, और एक है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है, यानी कि अल्फा डिसीजन है हमारा, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, फॉल्स, हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो सही था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 एरर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो सही था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है जो कि है बीटा। नेक्स्ट है हमारा कि हमने क्या किया, सॉरी इट्स 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा, ठीक है। और एक हमने क्या किया, वो बिल्कुल गलत डिसीजन था और हमने उसको फिर भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या था, सही था लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो हमारी बिल्कुल मोस्ट ब्लंडर मिस्टेक हो गई है हमसे, ठीक है। तो फिर उसको दोबारा से हम करेक्ट करके वैल्यूज़ निकाल कर हम उसको ठीक करते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ क्रिटिकल रीजन के बेसिस पे कि क्रिटिकल रीजन क्या है हमारा। देखो इन ऑर्डर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस द एंटायर, पूरी की पूरी हमारी जो सैम्पल स्पेस है ना, वो पार्टीशन टू स्पेसेस में हुई है। जैसे एक है डिसजॉइंट और एक है हमारा एस माइनस, जो कि हमने लिखा है ये वाला रीजन है कि ये वाला रीजन है हमारा रिजेक्शन रीजन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। तो इसमें क्या है, हमारा रिजेक्शन रीजन आता है या क्रिटिकल रीजन बोलते हैं इसको। देखो जैसे मैंने क्या किया है, ये ऐसे किया, अब ये इस साइड, कल मैंने वीडियो में बताया था ना, इस साइड है तो क्या है, इस साइड है तो क्या है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है या आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड टेल साइड है और एक हमारा राइट, तो ठीक है, ऐसे करके मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आगे का। ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि जो रिजेक्शन रीजन है और क्रिटिकल रीजन, ये जो साइन है ये क्या है हमारा, नॉन रिजेक्शन, कि मतलब हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो रीजन इन द सैम्पल स्पेस जो कि हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट के बारे में, स्टैटिस्टिक लाइज वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, ठीक। जैसे इसको अब हम एक उसके साथ पढ़ते हैं कि हमने एक, इसको लिखते हैं हम ऑर्डिनरी लिंक पे, द रिजेक्शन क्रिटिकल लाइज इन वन टेल और टू टेल टेस्ट। देखो जैसे हमने क्या किया, ये बनाया, अब हम इस पर करेंगे तो ये हो गया हमारा वन टेल टेस्ट। हमने क्या किया, ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट हो गया, ये हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं, जो हम कलर करते हैं इसको बोलते हैं हम अपना रिजेक्शन एरिया, ठीक है। अब बताओ मुझे क्रिटिकल वैल्यूज़ कहाँ होंगी बच्चों, बताओ। क्रिटिकल वैल्यू जिसको हम लिखेंगे वो कहाँ, किस पॉइंट पे हम इस ग्राफ में से किस पॉइंट में बोलेंगे कि हमारा ये क्रिटिकल वैल्यू है।
जहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन किसके रिजेक्शन के और नॉन रिजेक्शन के। जैसे रिजेक्शन का ये है और नॉन रिजेक्शन का यहाँ से ये पूरा है, तो ये वाली जो हमारी वैल्यू आएगी ना, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको कोई नहीं समझाता लेकिन मैं आपको अच्छे से इजीली समझा रही हूँ कि जहाँ वैल्यूज, ठीक है, ये देखो एक डायग्राम के थ्रू भी मैं बता रही हूँ। नॉन रिजेक्शन ये वाला है, क्रिटिकल हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा रिजेक्शन एरिया है। अब जैसे एक केस देखो कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा जीरो। ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कह रहा है ये कि जो थीटा है ना हमारा, वो छोटा रह गया कंपैरिजन टू नल थीटा, और दूसरा कह रहा है कि थीटा वन इज स्मॉलर देन थीटा टू। तो एंटायर क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन ऑफ साइज अल्फा lies on the left tail of the probability curve of sampling distribution of the test। तो ये समझ आ गया ना, ये वाला हमारा है रिजेक्शन अल्फा। अगर ये इस साइड होता तो ये रिजेक्शन अल्फा इधर आ जाता कि हमने इस वाले को रिजेक्ट कर दिया। ये देखो रिजेक्शन अल्फा बाय टू, ठीक है, ये हमारा रिजेक्शन वन माइनस अल्फा, और ये हमारा है मोस्ट प्रोबेबली क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप वन एंड टाइप टू। जो मैं टेबल कह रही थी, ये देखो हाजिर हो गई, ये वाली टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमेशा इसको तो स्टार बना के लिख लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगी ही आएगी एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा डिसीजन क्या है कि हमने जब H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा सही है और हमने उसको क्या कर दिया सही है लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये टाइप वन एरर हो गया। ये इतना खतरनाक नहीं है कि ठीक है हमने गलती से उसको सही था, जैसे एक इंटरव्यू के लिए बंदा आया, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल था उस जॉब के लिए, लेकिन फिर भी मैनेजर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये उसका नुकसान हुआ मैनेजर का कि उसने नहीं किया, तो टाइप वन एरर हो गया। नेक्स्ट है हमारा H1 जब ट्रू है, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जब हमारा ट्रू होगा और हमने नल और एक होता है ऑल्टरनेट, इसमें क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल्टरनेट वाला ट्रू है, इसका मतलब नल वाला क्या है, फॉल्स है, तो उसको अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन हुआ ना, तो यही मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, जब वो ट्रू है तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, और जब हमने गलत को सही, गलत डिसीजन को आपने बोला कि ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सबसे मोस्ट डेंजरस पार्ट है उसका। जैसे नल हाइपोथेसिस में हमने बोला कि जो पेशेंट है मलेरिया पेशेंट है, अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने बोला कि नहीं ये मलेरिया पेशेंट नहीं है, तो अब हम केसेस देखो क्या क्या अराइज होंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से समझ आ जाएगा। सपोज हमने कहा कि हाइपोथेसिस H0 बिल्कुल सही है कि वो सच में ही मलेरिया पेशेंट है, अब हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, पैथोलॉजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए, डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये नॉन मलेरिया पेशेंट है, तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन थोड़ी ना है, क्योंकि हमने तो एरर कर दी ना अपने डिसीजन को बनाने के लिए, तो ये हो गया हमारा टाइप वन एरर, क्योंकि वो बेचारी सच में ही मलेरिया पेशेंट थी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हमने लिखा कि जो H0 है वो एक्चुअल में गलत है, ठीक है, कि जो पेशेंट है वो एक्चुअली अ नॉन मलेरिया पेशेंट, अब हमने बोला कि हमने उसको बोल दिया कि भाई तू तो मलेरिया पेशेंट नहीं है तू, ठीक है, तो हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, ठीक, जब हमने ऑब्जर्वेशन में रखा तो डॉक्टर ने कहा कि अब उसने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को और उसको डिक्लेयर कर दिया नॉन मलेरिया पेशेंट, तो ये क्या हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट डिसीजन हुआ, है ना, क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन। अब उसके बाद का तो डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं वो मलेरिया पेशेंट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि वो सच में ही मलेरिया पेशेंट थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट, अब आखिरी केस अच्छे से समझना। सपोज किया हमने कि हाइपोथेसिस गलत है, नल हाइपोथेसिस,
और उस पेशेंट को हमने नॉन मलेरिया पेशेंट का करार दे दिया। अब हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया कि नल हाइपोथेसिस गलत है और उसको डिक्लेयर कर दिया मलेरिया पेशेंट है। ठीक है, वो तो नॉन मलेरिया थी ना, नॉन मलेरिया को उसने क्या कह दिया कि भाई ये मलेरिया पेशेंट है, तो ये तो उसका करेक्ट डिसीजन हुआ ही नहीं। अब उसको फिर से उसने गलती कर दी और टाइप 2 एरर। अब देखो, जब आप किसी नॉन मलेरिया पेशेंट को मलेरिया का ट्रीटमेंट करोगे, दवाइयाँ दोगे, बेमतलब में इंजेक्शंस दोगे, तो उसकी तो वैसे ही तबीयत खराब हो जानी है। तो ये क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक डिसीजन है हमारा, टाइप 2 एरर हो गई हमारे। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर में जो डिसीजन रिलेटिंग टू रिजेक्शन होता है नल हाइपोथेसिस का, H0 जब वो ट्रू होता है तो टाइप 1 एरर। ठीक है, ट्रू है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, नल हाइपोथेसिस हो गया। सॉरी, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू था और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, टाइप 1 एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अल्फा इक्वल्स टू पी, जब हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को जबकि वो सही था, और एक पी हो गया जब H0 हमारा ट्रू था। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 2 एरर, हमें समझ आ ही गया वैसे तो टाइप 2 हाइपोथेसिस व्हेन H0 इट इज यानी कि नल हाइपोथेसिस बोलते हैं हम इसको, जब H0 व्हेन इट इज फॉल्स, जब वो गलत था फिर भी हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, हम असमर्थ हो गए उसको रिजेक्ट करने में, जबकि वो गलत था और हम रिजेक्ट भी हो गए उसको, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर, यानी कि बीटा। क्या हो गया ये, बीटा। अब देखो, जब हमने डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, जब वो सही था, जब वो गलत था, नहीं रिजेक्ट किया जबकि वो सही था, तो ये सारे हमारे केसेस बन गए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस, ये जो साइन बने होते हैं ना ये डब्बे, इसका मतलब है कि ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन, ये हमारा करेक्ट डिसीजन, मैंने क्या बोला, बीटा क्या है हमारा, टाइप 2 एरर, तो इसका मतलब है अगर करेक्ट डिसीजन है तो क्या होगा हमारा, 1 माइनस बीटा। जब ऑल ओवर चीज हमारी x है, हमने बोला कि y जो है हमारी गलत वैल्यू है, अगर आपको ये हमारी टोटल है, आपको सही निकालना है, तो क्या करोगे, x माइनस वाई करोगे ना, तभी तो हमारी करेक्ट वाली आएगी, y गलत है, x टोटल है, तो बस 1 हमारा टोटल है, गलत माइनस कर दो तो करेक्ट डिसीजन वाली वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी 1 माइनस बीटा करके। ठीक है, उसके बाद ये इसमें यही समझाना था, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ द टेस्ट। ये सबसे इजी था हमारा पार्ट जो कि हमने आज पढ़ा। अगर आपको सॉल्यूशन एग्जाम्पल करने हैं, अगर आपके आते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चन में इतने से कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन और टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके ऊपर, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ लिया, नल, ऑल्टरनेटिव, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये हम पढ़ चुके। ठीक है, और अब हमें पढ़ना क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है, तो चलो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, जब प्रोबेबिलिटी होती है कि हम भाई हो सकता है टाइप 1 एरर कर दें, ठीक है, टाइप 1 एरर कर दें, तो इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, उसको बोलेंगे हम साइज ऑफ द टेस्ट और साइज ऑफ क्रिटिकल टेस्ट, क्रिटिकल रीजन। इसके देखो नाम कितने सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ये यही है कि वो घुमाकर पूछते हैं क्वेश्चन में कि भाई ये बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब वो कहेंगे कि बताओ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या है, ये भी है साइज ऑफ द टेस्ट, क्या वो साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन है जो कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो यस बिल्कुल सही बात है ये।
ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा सिर्फ मेन यही है कि हम क्या पढ़ सकते हैं। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कुड बी एक्सप्रेस्ड इन सम वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जेड टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यूज बहुत पूछी गई हैं। जैसे इस बार ना 5% पे पूछी गई थी इस एग्जाम में। जब हमने देखा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को उठा के, तो 5% पे पूछी गई वैल्यूज क्या वैल्यूज हैं, 1.964, 1.96 और एक लास्ट है हमारी 1.64। का स्क्वायर टेस्ट पूछ लेते हैं, तो कैलकुलेशन वगैरह के बेसिस पर ये निकल तो जाती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतनी ज़्यादा नहीं है, बस टेबल वैल्यूज होती हैं। और एक मैंने कल की वीडियो में बताया था ना एक कंसेप्ट आपको, कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी छोटी होगी, किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से छोटी होगी, तो हम कैलकुलेटेड वैल्यू को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे अपने रिसर्च करने के लिए। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी टेबल वैल्यू से, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था इस वीडियो में। कल की वीडियो अगर आपको अच्छे से देखनी है तो आप देख सकते हैं, कल की है मेरी, तो मेरी उसमें मिल जाएगी वीडियोस की प्लेलिस्ट में। अभी हम इसको पढ़ते हैं। A test of testing null hypothesis said to be two-tailed test। अगर alternate hypothesis हमारा two-tailed है, जबकि alternate hypothesis अगर one-tailed है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, one-tailed test। सिंपल। जैसे हमारा one-tailed टेस्ट, ये हमारा क्या है, इसको बताओ ये क्या है, ये हमारा टू टेल टेस्ट है। क्यों, क्योंकि एक तरफ ये कह रहा है कि ये इक्वल है, एक तरफ कह रहा है कि नॉन डायरेक्शनल, इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, टू टेल टेस्ट को नॉन डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि वन टेल टेस्ट हमारा यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ राइट हैंड साइड होता है, लेकिन जो हमारा ये होता है कौन सा वाला, टू टेल टेस्ट, इसकी कोई डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ठीक है, इजी। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। नल हाइपोथेसिस जब इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू नल थीटा। अब हम कह रहे हैं ऑल्टरनेट में कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो टू टेल टेस्ट हैविंग क्रिटिकल रीजन अंडर बोथ टेल। अब ये कह रहा है कि थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू थीटा जीरो। राइट टेल टेस्ट हैविंग क्रिटिकल रीजन अंडर द राइट टेल ओनली, मतलब लेफ्ट में कोई वो नहीं है इसका, क्योंकि एक तरफ इसने ऐसे साइन बनाया, हो सकता था ये लेफ्ट भी हो सकता था अगर इक्वल लग जाता तो, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। ये सबसे हमारा, इससे ये हम जान लेते हैं इजीली। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। अब देखो इसमें और इसमें, तो मीन्स हमारा ये हावी हो गया जिसके यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसलिए ये लेफ्ट टेल हो गया। अब समझ आया, ईजी था ये। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे ये आते नहीं हैं, ये जनरल प्रोसीजर है, प्रोसीजर हम ऊपर कर चुके हैं ना। डबल डबल काम करने की तो हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट ऑलरेडी हैं, हमें बार बार नहीं पढ़ना होता। अब देखो कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स ये हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स पी वैल्यू रेदर देन क्रिटिकल वैल्यूज। अब मुझे ये बताओ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कोई है जो बता सकता है? यस, बिल्कुल सही, SPSS और मिनी टैब हो गया, जैसे कि एक SAS हो गया, एक्सेल हो गया, ये हमारे क्या हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये आगे जब आप रिसर्च करेंगे उसमें आपके ये सारे यूज़ होंगे, अगर आप कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ कर रहे हो तो। क्वांटिटी मतलब वैल्यूज़ निकालने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है कि पी वैल्यू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंपेयर टू क्रिटिकल एज फार एज रिजेक्शन और डोंट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस में प्रोवाइड करता है, कि आपके जो क्रिटिकल वैल्यू है क्या वो रिजेक्शन पे है या नॉन रिजेक्शन पर। ठीक है, जैसे ये है 50 ग्राम के इक्वल है, तो ये मैंने बताया ना, जो इक्वल जिसके साथ लग जाता है वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। ठीक है,
चलो, तो पी प्रूफ वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट इक्वल टू और मोर एक्सट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ सपोर्टिंग H1 देन एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन जब नल हाइपोथेसिस हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो, राइट टेल टेस्ट किस पे टाइप ऑफ उस पर डिपेंड करता है, पी वैल्यू, ये अच्छे से देख लेना। राइट टेल कब होगा? जब हमारा पी टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होगा? जब हमारा पी स्टैटिस्टिक इज स्मॉलर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड। मैंने कहा ना, उसने क्या कहा था कि थीटा जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू 50 है, तो इसका मतलब वो क्या था? लेफ्ट टेल टेस्ट था। अब देखो, टू टेल टेस्ट कौन सा होता है? टू टेल टेस्ट होता है जब पी वैल्यू कहता है कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और एक कहता है कि नहीं वो इक्वल ही नहीं है, ये कहता है इक्वल है। तो जब हमें ये इधर उधर दौड़ाता है तो इसका मतलब ये कहता है कि मैं नॉन डायरेक्शनल यानी कि टू टेल्ड टेस्ट हूँ। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। अगर इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वैसे 3 केसेस हैं, वैसे इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, टी टेस्ट का मैंने कल भी आपको फॉर्मूला कराया था, मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में आता है, और ये समरी पॉइंट्स हैं। तो आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने आज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के सारे पार्ट्स किए हैं। क्रिटिकल रीजन हमारा हो गया, पी वैल्यू हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, ऑल्टरनेट